नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हो जाइए तैयार आज के बाजार के हिसाब से कल की अहम रणनीति बनाने के लिए। जी आप 18 आप स्वदेश पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा इस शो में आपके सामने रखते हैं और इसके साथ ही देखते हैं कि इंडेक्स के लेवल पर और सेक्टर स्पेसिफिक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आपके दर्शक का बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचाते हैं, उन सवालों को भी हम शामिल करते हैं। तो सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है, वो तरीके जान लीजिए। सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर और फेसबुक पर आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। हैशटैग केकेटी स्पेस अपना सवाल। याद रखिए, जब भी सवाल भेजिए अपने शहर का नाम, जिस स्टॉक पे आपका सवाल है वो, नजरिया क्या है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये सारी जानकारी रखिए। इनमें से कोई जानकारी अगर मिसिंग होती है तो हम आपके सवालों को शामिल नहीं कर पाएंगे और यही पैटर्न आपको यूट्यूब पर भी अपनाना है। लेकिन कल की तैयारी में थोड़ा सा सवालों को शामिल करने की जो टाइमिंग है वो बदल जाती है। यानी कल के शो में जो जिन दर्शकों ने सवाल पूछे उनके जवाब आज उन्हें मिलेंगे। आज जो आप सवाल पूछेंगे उनके जवाब आने वाले कल में हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये तौर तरीके हैं, फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और आज बाजार को अगर हम देखें तो बाजार में निफ्टी खासतौर पे हल्की बढ़त के साथ 25,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और नए शिखर के साथ अभी भी दूरी जो है वो बनी हुई है। बैंक निफ्टी में करीब 35 अंकों की मजबूती हमें देखने को मिली। आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। आज अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहां पर 3.25% की तेजी हीरो मोटो में देखने को मिली। इसके अलावा बजाज ऑटो को अगर हम देखें तो यहां पर भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वजह थी नए लॉन्चेस जिसका असर ऑटो पॉकेट्स पर देखने को मिला। भारतीय एयरटेल आज 1.5% से ज्यादा चला निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में। एनटीपीसी ने एक बार फिर पिछले दिनों की तरह निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में जगह बनाई। एमएनएम, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। जो प्रेशर रहा वो टाटा मोटर्स पर रहा और खबरें भी हमने आपको बताई कि आखिर कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से टाटा मोटर्स पर दबाव दिखा। आयशर मोटर्स भी आज लगभग 1% गिरकर बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स में भी लगभग 1% की गिरावट रही। कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स भी लगभग 1% गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज जो डिक्लाइन का पलड़ा था वो भारी होता हुआ नजर आया। 1560 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। 1001 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में नजर आए। तो ये था पूरा बाजार का ब्यौरा। और खास तौर पे आज देखें तो ओला इलेक्ट्रिक ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से आज 10% की तेजी पर बंद हुआ। गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका की बाई की रेटिंग है और गोल्डमैन सैक्स ने 160 रुपए का लक्ष्य दिया हुआ है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग में जोश अभी भी बरकरार, 10% की तेजी पर बंद हुआ। फिलिप कैपिटल ने खरीदारी की राय के साथ 210 रुपए का लक्ष्य यहां पर दिया हुआ है। बजाज हाउसिंग आप देखिए कि आज भी जबरदस्त तेजी 181 तक ये पहुंच चुका है। चलिए अपनी चर्चा में अपने साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं शेर खान भाई, बीएनपी परिभाष के हेड पीएमएस विनोद मोदी साहब। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत। और हेज्ड के फाउंडर और सीईओ राहुल घोष साहब, और आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं। राहुल, मैं आपके पास सबसे पहले आऊँगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजार शिखर को छूते छूते रह गया, वो कसक रह गई, लेकिन अभी भी एक दायरे में बाजार साफ तौर पर नजर आया है। कल 25,200 का जो लेवल था उसे बचा कर रखा, आज 25,400 को बचा के रखा। यहां से क्या रणनीति होगी और खासतौर पे बैंक निफ्टी पर क्या नजरिया बन रहा है, दोनों इंडेक्स पर बताइए। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो बहुत ही हेल्दी साइन है थोड़े दिन का कंसोलिडेशन मार्केट्स का ऐसे करना। आप नोटिस करेंगे पास्ट में भी जब भी एक बड़ा रैली आया है निफ्टी के केस में एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया है और फिर से नेक्स्ट लेग रैली शुरू किया है। अभी भी लास्ट 2-3 दिन से आप देख रहे हैं एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है जिसका मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ ही होगा। बैंक निफ्टी इस बार जैसे आपने कहा लीड कर रहा है इस रैली को। जनरली बैंक निफ्टी लैगार्ड आप नोटिस करेंगे लास्ट कुछ महीने से रहा है, बट इस बार बैंक निफ्टी का जो आप कैंडल्स देख रहे हैं बहुत ही बुलिश कैंडल्स बना रहे हैं और हर हर दिन बुलिश कैंडल बनाते जा रहा है।
बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 52,500 के आसपास, बट अबव 52,500 एक और 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में अपसाइड की तरफ मिल सकता है। तो 52,200 पे करंटली प्राइस चल रहा है, तो फिलहाल लॉन्ग जाना इज नॉट द बेस्ट आइडिया। 52,500 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं 54,000 का टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर रणनीति राहुल जी की तरफ से आती हुई। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक जो खास तौर पे इस रैली में भी अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्शन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। अब कल के बाजार में जाहिर सी बात है कि अभी तो हमें फेड की कमेंट्री का भी इंतजार रहेगा और उसको भी बाजार एब्जॉर्ब करेगा, उस पर हम परसों रिएक्ट कर रहे होंगे। इन सब को देखते हुए आने वाले दिनों में आपको कौन से ऐसे सेक्टर लग रहे हैं जहां पर निगाह रखनी चाहिए पॉजिटिव साइड से भी, और अगर हम रणनीति को रिवाइज करना चाहें या कहीं पे अगर बिकवाली या आपको लगता है करेक्शन भी नजर आ सकता है, तो उस तरह के भी सेक्टर्स को भी रेक्टिफाई कीजिए। जी हाँ, जहाँ तक आने वाले दिनों का सवाल है तो डेफ़िनेटली फेड का जो रेट एक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एज़ ऑफ़ नाउ 25 या 50 बेसिस पॉइंट होगा रेट, इस पे मार्केट बहुत हद तक वो देखेगा कि कितना रेट कट आता है। मेरे ख़्याल से अभी मार्केट शायद 50 बेसिस पॉइंट मान करके चल रहा है। अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर आता है तो मे बी इनिशियली रिएक्शन में भी थोड़ा-सा नेगेटिव होने की चांसेस है, बट मुझे लगता है कि उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक पकड़ेगी और यहाँ से इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है हर जिस जिस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं कि मार्केट गिरता कम है, चलता ज़्यादा है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो सस्टेन करने वाली है आने वाले दिनों में भी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो चूँकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो इंटरेस्ट रेट्स कट का साइकिल वो चालू होने वाला है। वो बहुत ही बहुत हद तक वो आई मीन समझा जा सकता है, जिसके वजह से मुझे लगता है जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, खासकर रियल एस्टेट की बात करें या सेलेक्ट एनबीएफसी सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सब सेक्टर में आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी और इन्वेस्टर्स बाइंग करते हुए भी दिखेंगे। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फेस्टिव रिलेटेड स्टॉक्स में भी वहाँ पे भी इन्वेस्टर का ध्यान होगा। हीरो मोटोकॉर्प वी हैव ऑलरेडी सीन कि लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी बेहतर चल रहा है, उच्च चल रहा है स्टॉक। वो आगे चल के सस्टेन भी करेगी। सीमेंट स्टॉक्स भी प्राइसिंग का जो रैली है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट देखने का चांसेस है, वो होगा सीमेंट प्राइसेस पे, उसकी ओवरऑल इम्पैक्ट सीमेंट स्टॉक्स में आएगा। तो मुझे लगता है ये 3-4 सेक्टर में इन्वेस्टर्स की नज़र होनी चाहिए आने वाले दिनों में। है खास तौर पे रणनीति, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें। चलिए अब आपके फटाफट से सवालों को शामिल करते हैं जो आपने पिछले दिनों हमसे पूछे हैं यूट्यूब पर। विजेंद्र सिंह का सवाल लेते हैं, टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं। 445 की इनकी बाइंग है और 200 शेयर इनके पास हैं। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बाइंग इनकी आसपास ही है, बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए। टाटा पावर लास्ट 5-6 महीने से आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर साइड रेंज 470 के आसपास और नीचे के साइड 400 के आसपास, और ये 18-20 पॉइंट के रेंज में जब भी रेंज के ऊपर आ जाता है आपको सेलिंग दिख जाता है, और रेंज के निचली स्तर पे आपको बाइंग दिख जाता है। करंट मार्केट प्राइस पे एक सप्लाई एरिया है जहां से प्राइस थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है, बट अच्छी बात दर्शक के लिए ये है कि बिटवीन 430 एंड 410 इस 20 पॉइंट के रेंज में एक बाई लेवल है जो काफी स्ट्रांग है, और एक नेक्स्ट अप मूव ऑल द वे टू 470 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बाइंग रेंज के लेवल से। तो मेरा यहाँ पे सलाह होगा कि थोड़ा सा डाउनसाइड मूव देख सकते हैं, बट निवेश रखना चाहिए उनको, और 460 टू 470 जो अपर एंड ऑफ द रेंज है उनको मिल सकता है। आपको अहम राय, थोड़ा सा आपको धैर्य यहां पर रखना होगा। जीवन राम जी का सवाल लेते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर इनके पास हैं और 72 की इनकी बाइंग है, इनकी भी आसपास की ही बाइंग नजर आ रही है। विनोद, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक्सपर्ट का बड़ा फेवरेट स्टॉक रहा है, एक लंबे अरसे से अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पर रिकमेंडेशंस आती रही है। जिन स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है 72 रुपए के, वहां से आपको क्या लग रहा है?
ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है, मुझे अभी भी ये पोर्टफ़ोलियो में रखा जा सकता है। थोड़ी-सी जो अभी जो प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि बैंक थोड़े-से एग्रेसिव है क्योंकि इनके जो एक्सपेंडिचर्स है ओपेक्स काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वज़ह से इनका आप देखें तो आई मीन ओपेक्स टू इनकम रेशियो आपको ज़्यादा दिखता है जिसकी वज़ह से इनके रिटर्न्स रेशियो वो सब में प्रभाव पड़ा हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो जिसकी वज़ह से स्टॉक्स को ज़्यादा री-रेटिंग अभी तक नहीं मिल मिली है। बट मुझे लगता है ये चीज़ ये कंपनी के लिए अभी ये करना ज़रूरी है। ओपेक्स और जो कंपनी उसमें काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल है। आने वाले समय में आप देखो इन ओपेक्स का जो कर रहे हैं उनकी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। एट द सेम टाइम जो इसका काफ़ी कंसिस्टेंटली इनका ओवरऑल एयूएम ग्रोथ या लोन ग्रोथ जिसे हम कहें, वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, बेटर देन इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, जो सस्टेन करेगी आने वाले समय में। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, लायबिलिटी फ्रेंचाइज़ी लेवल पे सारे सेगमेंट में ये ठीक-ठाक काम कर रहा है। तो कुल मिला के जो वैल्यूएशंस का भी जो अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन लगभग 2 के आस-पास माना अभी है। मुझे लगता है वैल्यूएशंस री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी अगर 2, 3, 4 साल के अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखूँ तो आने वाले समय में स्टॉक्स काफ़ी बेहतर कर सकता है। यस, अगर इन्वेस्टर्स का व्यू है 2 से 3 सालों का है तो वन कैन होल्ड द स्टॉक। ठीक है, तो 1 से 2 साल का अगर नज़रिया आप लेके चल रहे हैं तो यहाँ बने रहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और सुरेंद्र बाजवा का सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 116 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 2300 शेयर इनके पास है और इनके भाव को देखें तो वहाँ से 6% इनके भाव से गिर चुका है ये स्टॉक का। पीएनबी में लगातार एक गिरावट हम देख पा रहे हैं, बीच बीच में एक बाउंस आता है लेकिन फिलहाल इनके भाव से तो नीचे है। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? 116 की खरीदारी है। तो आपके शो में मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज रन अप जो है बहुत ही शार्प रहा है और एक करेक्शन शुरू हो चुका है। 116 अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्राइस है वहां पे एक करंट सप्लाई लेवल भी मौजूद है। तो उनका 116 प्राइस अगर आ जाता है जो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनको। मेरा ख्याल से यहाँ पे उनको ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टॉक को 100 तक भी लेके जा सकता है जो अभी भी 6-7% नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां से आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई। चलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कल किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। वरुण बताएं आखिर कल के ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए, कल की शुरुआत में किसी मार्केट के इवेंट के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे इवेंट के साथ करूंगा जिसका असर शायद मार्केट्स पे हो सकता है और वो है इलेक्शंस। और ये इलेक्शन और भी इम्पॉर्टेंट इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि ये है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन और 2019 के बाद पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है जो कल से शुरू होंगे और 3 चरणों में चलने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद अब ये इवेंट हो रहा है। इसके अलावा मार्केट के लिहाज से बात करें, स्टॉक्स के लिहाज से बात करें तो कल बोर्ड की बैठक है एसबीआई कार्ड्स की, फंड रेजिंग पे विचार करने वाले हैं तो इसके चलते यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्स डिविडेंड हो रहे हैं जैसे कि केएनआर कंस्ट्रक्शन, आशियाना हाउसिंग, कॉनकॉर, डिक्सन टेक, एनएलसी इंडिया, पैराडिक फॉस्फेट, सुप्रजित इंजीनियरिंग। तो इन सब में आपको एडजस्टमेंट्स कल देखने मिलेंगे तो इसके लिए यहाँ पे आप रखिएगा नज़र। इंटरनेशनल मार्केट्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, खासकर यूएस के मार्केट्स पे, क्योंकि एफओएमसी की जो 2 दिन की बैठक है वो कल पूरी होगी। हालांकि जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है हमारे यहाँ थर्सडे को सुबह मार्केट्स पे देखने मिलेगा, लेकिन कल देर रात इसका ऐलान होगा तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा यूके का सीपीआई और पीपीआई का डेटा आने वाला है, यूरोजोन का सीपीआई का डेटा आएगा, जापान में ट्रेड डेटा जो है वो आने वाला है। तो इंटरनेशनली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है और ख़ास कर नज़र रखनी है एफओएमसी के रेट डिसीजन पे कि वहाँ पे वो क्या रेट्स को लेके डिसीजन लेते हैं। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तो सबसे पहले विनोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर क्या पसंद आता है?
जी, हमारा फंडामेंटल व्यू एनटीपीसी पे है। 1 साल के हिसाब से हमें लगता है ₹460 का टीपी हमारा इन हाउस व्यू है। डेफिनिटली ओवरऑल अगर कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन को समझे तो 76 गीगावाट जो अभी ऑपरेट करता है, FY 32 तक ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 130 गीगावाट हो जाएगा। लगभग 50% इसका जो कैपेसिटी एडिशन आ रहा है, इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशन व्हिच इज कमिंग टू ओवरऑल ग्रीन एनर्जी साइड, जो बहुत बड़ा वैल्यू जनरेट कर सकता है कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम ईएसजी पैरामीटर में कंपनी की रैंकिंग इंप्रूव होगी अगर ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। थर्मल एनर्जी के साइड में अगर समझे तो लगभग 88,000 89,000 का अभी इनका रेगुलेटेड इक्विटी है और वो कंसिस्टेंटली लो मिड 11 से 12-13% वो ग्रो कर रहा है हर साल, जो काफी बेहतर माना जाता है। एट द सेम टाइम इस पे आपकी आरओई की ओवरऑल सर्टेनिटी होती है। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के आने वाले लगभग 8 से 10 सालों में काफी बेहतर माना जा रहा है। जो इनकी आईपीओ जो ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो पेंडिंग है एनटीपीसी रिन्यूएबल, मुझे लगता है वो भी आने वाले दिनों में होंगे, जिनके वजह से सेंटिमेंटली भी स्टॉक्स पे पॉजिटिव व्यू बनेगा। तो कुल मिलाकर के सब मिलाकर के देखें और वैल्यूएशन वाइज भी इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, वेरी गुड डिविडेंड यील्ड स्टॉक। तो पूरा फंडामेंटल पैरामीटर से देखें तो ये एक ऐसी स्टॉक है जो जिसको लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जा सकता है। मेरा अभी का टारगेट जैसे मैंने बताया ₹460 का है। तो 460 के लक्ष्य, लंबी अवधि 1 साल का नजरिया रखिए, ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बताएं राहुल, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? मेरा आज का स्टॉक थोड़ा मीडियम टर्म व्यू 3 to 6 मंथ्स के लिए है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एकदम स्टेलर परफॉर्मर रहा है। अभी हाल ही में एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और कल का भी आप देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार रैली देखने को मिला है स्टॉक में। 14,000 के आसपास स्टॉक चल रहा है अभी, करंट मार्केट प्राइस। 13,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 15,500 और 16,500 का दो टारगेट के लिए इसको लॉन्ग साइड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजी में स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों आपको बता दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल और विनोद, आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। राहुल, पहले आप। कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट वी डिस्कस्ड, बट हमारे प्लेटफॉर्म या हमारे फंड्स में ये स्टॉक्स हो सकते हैं या सजेस्ट किए जा सकते हैं क्लाइंट्स को। विनोद, अपना डिस्क्लोजर दें। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं हमारे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का। शुक्रिया करेंगे विनोद जी, शुक्रिया करेंगे राहुल जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 18